नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज 31 दिसंबर है, कल 1 जनवरी यानी कैलेंडर ईयर 2024 खत्म हो रहा है। आज कल से कैलेंडर ईयर 2025 शुरू होगा। तो कैलेंडर ईयर 2025 क्या लेकर आने वाला है या क्या लेकर आने की उसकी संभावना है? मेरी नज़र में ये 2025 का जो कैलेंडर ईयर है ये भारत की राजनीति और भारत के समाज में एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत करेगा। कुछ परिवर्तन होंगे भी और कुछ परिवर्तनों की शुरुआत करेगा। शुरू करते हैं बात आर्थिक मामलों से। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ले लेंगे। उसके बाद पूरी दुनिया की राजनीति पर उसका असर पड़ेगा। भारत उससे अछूता क्यों रहेगा? और भारत की राजनीति जियोपॉलिटिक्स पर तो जो असर पड़ेगा उसकी बात फिर कभी करेंगे। अर्थनीति पर उस भारत की बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तरह तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। कनाडा को लेकर और चीन को लेकर उन्होंने घोषित कर ही दिया है कि टैरिफ बढ़ाएंगे। भारत को लेकर भी आशंका है कि बढ़ेगा, लेकिन शायद बाकी देशों की तुलना में कम बढ़ेगा। जो भी है, जितनी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, अनिश्चितता बनी हुई है, वो सब साफ हो जाएगी। भारत और अमेरिका के संबंध कैसे होंगे, उससे ज़्यादा मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संबंध कैसे होंगे, इसका निर्धारण 20 जनवरी के बाद हो जाएगा। तो इसी साल में 2025 में ये होगा। और जो संकेत हैं उसमें लग रहा है कि ये दोस्ती और ज़्यादा प्रगाढ़ होगी और ये संबंध और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और दोनों के लिए बेनिफिशियल होंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जगत में ये कहा जाता है कि कोई जो है परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। जो परमानेंट होता है वो सिर्फ एक चीज़, और वो है आपका सेल्फ इंटरेस्ट। तो जो अगर म्यूचुअल इंटरेस्ट कहीं पर मिलता है तो समझिए कि फिर वो सोने में सुहागा का काम करता है। तो भारत और अमेरिका आज उसी कगार पर खड़े हैं जब दोनों देश और दोनों देशों के जो शासनाध्यक्ष हैं, इधर प्रधानमंत्री उधर राष्ट्रपति, वो दोनों देशों की जो संयुक्त प्रगति है उसको बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो 2025 की शुरुआत इससे होगी। लेकिन भारत में जो परिवर्तन आएगा, मेरा मानना है कि 1991 के बाद, 1991 के बाद आर्थिक नीतियों में सबसे बड़ा परिवर्तन 2025 में आने जा रहा है। और इसका संकेत आपको 1 फरवरी को जो केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा उससे मिलना शुरू हो जाएगा। भारत में बड़े आर्थिक सुधारों के कदम जो है इस बजट और उसके बाद आने वाले समय में उठाए जाएंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह, 2047 में अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है, उनको अगर उस सपने को पूरा करना है तो उसके लिए बड़े आर्थिक सुधार के कदम उठाने का समय यही है, जब उनके सामने कोई राजनीतिक अनिश्चितता नहीं है। वो अपने राजनीतिक जीवन के, प्रधानमंत्री के रूप में कह रहा हूँ, 3रे कार्यकाल में है और उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। भले ही उनकी पार्टी की 240 सीटें ही आई हों, 272 ना मिली हों, लेकिन इसके बावजूद सरकार को कोई खतरा नहीं है। और सरकार को संख्या बल तो छोड़िए, विपक्ष के प्रभाव का भी कोई खतरा नहीं है। इतना निष्प्रभावी विपक्ष जो है वो शायद ही पहले कभी रहा हो। मुझे तो याद नहीं है कि विपक्ष, संख्या बल को छोड़ दीजिए, संख्या से तय नहीं होता विपक्ष का प्रभाव। संख्या बल की दृष्टि से देखें तो 1984 में सबसे कमजोर था विपक्ष, लेकिन 2 साल बीतते बीतते 414 लोकसभा सदस्यों वाली पार्टी के प्रधानमंत्री की छवि धूल धूसरित कर दी। तो इसलिए संख्या पर मत जाइए। संख्या से सब कुछ तय नहीं होता। तय होता है जो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसकी निष्ठा, उसकी ईमानदारी, उसका विजन, ये सब मिलकर तय करते हैं कि आगे क्या होगा। और सबसे बड़ी उन सब के ऊपर पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति। अगर आपकी कुछ करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो आप रास्ता निकाल लेते हैं। कहावत है कि जहां चाह वहां राह। तो नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसके लिए रास्ता भी बना लेते हैं। वरना आप सोचिए,
उन्हीं के ज़माने में तो जीएसटी लागू हुई, लगभग सर्वसम्मति से पास हुआ दोनों सदनों से, जहां 2/3 बहुमत की ज़रूरत थी। लोकसभा में भी नहीं था, मैं 2014 से 2019 की बात कर रहा हूं। 2/3 बहुमत 2019 में मिला बीजेपी को, और जीएसटी 2016-17 में पास हुई। इतना ज़्यादा विरोध था खासतौर से कांग्रेस पार्टी का, लेकिन सबको एक मंच पर ले आए और जीएसटी का बिल पास हुआ। उसके बाद का सिलसिला आप देखिए, 2019 में अयोध्या में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सर्वसम्मति से फैसला आया। उसमें सरकार की कोई भूमिका थी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सरकार ने उस लीगल प्रोसेस को एक्सपेडाइट किया, जो लगातार जो है मंथर गति से चल रहा था, चलता कम था, रुकता ज़्यादा था। उसको गति दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने, और एक परिणाम तक उसको पहुंचाने में मदद की। दूसरा 370 अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर का, और 35 है। ये खत्म होगा, इसकी कल्पना जो है बीजेपी के बड़े से बड़े समर्थक को भी नहीं थी, लेकिन ये सब हुआ। 3 तलाक का कानून बना, सीएए का कानून बना, और आर्थिक सुधार के इतने बड़े कदम उठाए गए कि उनके सबसे बड़े विरोधी रघुराम राजन, जो पानी पी पी कर कोसते थे मोदी सरकार को, आज प्रशंसा कर रहे हैं कि बैंकों का एनपीए यूपीए सरकार के, यानी मनमोहन सोनिया की सरकार के समय जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी वजह से बढ़े। आज जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, सरकारी बैंक है, वो मुनाफे में चल रहे हैं, सरकार को डिविडेंड दे रहे हैं, जो घाटे में चल रहे थे, जिनके सर्वाइवल पर सवाल उठ रहा था, ये सर्वाइव करेंगे कि नहीं, कौन सा बैंक कब दिवालिया हो जाएगा, इसकी आशंका बनी रहती थी। इसी तरह से आप देखिए बेनामी का कानून, इंसॉल्वेंसी का कानून, इस तरह के तमाम जो आर्थिक कदम उठाए गए, उनका फायदा आज देश को मिल रहा है। लेकिन हम बात भविष्य की कर रहे हैं, जो हो चुका है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो भविष्य की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी बात राजनीतिक क्षेत्र की भी कर लेनी चाहिए। राजनीतिक दृष्टि से अगर आप देखें तो ये सरकार, मतलब नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल, संख्या बल की दृष्टि से कमजोर कहा जाएगा। लोकसभा में, राज्यसभा में बीजेपी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। इसके बावजूद संकल्प सबसे ज्यादा है, और जो उनका सिद्धांत है संकल्प से सिद्धि का, उसके प्रति उनकी निष्ठा, उनका कमिटमेंट जो है, वो इससे ज़्यादा शायद ही कभी दिखा हो। और कोई भी नेता हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो आम तौर पर ऐसा देखा जाता है कि अपने दूसरे कार्यकाल, और तीसरा मिल गया तो तीसरे कार्यकाल में निश्चित रूप से अपनी एक लिगेसी छोड़कर जाना चाहता है, विरासत छोड़कर जाना चाहता है। जो काम इंदिरा गांधी नहीं कर पाई, जो काम जवाहरलाल नेहरू नहीं कर पाए, क्या वो काम नरेंद्र मोदी कर पाएंगे? जवाहरलाल नेहरू का निर्वाचित कार्यकाल देखिए तो 1952 में पहला चुनाव जीते, 1957 में दूसरा चुनाव जीते, 1957 से, बल्कि 52 से 62 तक का जो समय है, उनका जो दूसरा कार्यकाल 62 में पूरा हुआ, तब तक क्या स्थिति हो गई थी देश की। कश्मीर का बड़ा हिस्सा चला गया था। हालांकि 62 के चुनाव के बाद जो है वो चीन से लड़ाई हुई, और चीन बहुत बड़े भूभाग पर चीन ने कब्जा कर लिया। किस तरह से हमने अक्साई चीन को गंवा दिया। और इसके अलावा चाहे आप आर्थिक क्षेत्र में देख लीजिए, राजनीतिक क्षेत्र में देख लीजिए, सामाजिक क्षेत्र में देख लीजिए, सुधार के कार्यक्रम, या चाहे आप आरक्षण की बात कर लीजिए, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की, कोई काम नहीं हुआ। तो जवाहरलाल नेहरू की लीगेसी क्या है, जिसका दावा वो करते थे, कमांडिंग हाइट्स ऑफ इकोनॉमी की बात करते थे पब्लिक सेक्टर को लेकर। पब्लिक सेक्टर पब्लिक के पैसे से कुछ लोगों को रोजगार देने का काम करता था। पब्लिक सेक्टर मुनाफे में चले, इसकी कोई चिंता नहीं की, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की नज़र में मुनाफा एक गंदा शब्द था। तो आप कल्पना कर लीजिए, जब ये सोच हो ऊपर की, तो फिर पब्लिक सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, उसका क्या हाल होगा। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। मिक्स इकॉनमी हालांकि थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को जिस तरह की छूट मिलनी चाहिए थी, जिस तरह
का एक्सपेंशन का मौका मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। और इस बारे में बाकी लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, JRD टाटा का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर आजकल चल रहा है, वीडियो है वो, जिसमें वो कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू से जब भी वो बात करते थे इकॉनमी की, तो वो कुर्सी से उठते थे और खिड़की से बाहर देखने लगते थे। तो उसमें उन्होंने कहा कि अच्छा होता देश के लिए अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री बने होते पहले, लेकिन अब वो सब तो हुआ नहीं। लेकिन लिगेसी के नाम पर जवाहरलाल नेहरू क्या छोड़कर गए? जम्मू कश्मीर का विवाद छोड़कर गए, जो अभी तक घाव की तरह रिस रहा है। उसको जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस में ले गए, लगभग आधा 40% कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। कितना बड़ा भूभाग जो है चीन के कब्जे में चला गया। और आर्थिक स्थिति लगातार खराब से खराब होती गई। PL 480 के तहत हमको अमेरिका से जो गेहूं मिलता था, आपको मालूम है कौन सा गेहूं मिलता था? वो जो अपने जानवरों को भी नहीं खिला सकते थे, उस गेहूं को भारत को भेजते थे। ये थी जवाहरलाल नेहरू की लिगेसी। इंदिरा गांधी की लिगेसी सबसे बड़ी अगर कही जाए तो वो है इमरजेंसी। अब उसको कौन अच्छा मानेगा? इसका कांग्रेस से बाहर तो कोई खोजने पर भी नहीं मिलेगा। राजीव गांधी की लिगेसी क्या थी? 1984 का सिख नरसंहार और बोफोर्स का घोटाला। 10 साल लगातार मिले गांधी परिवार से बाहर को, 10 साल लगातार तो इंदिरा गांधी को भी नहीं मिले थे, केवल जवाहरलाल नेहरू को मिला था। 10 साल लगातार मिले मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की सरकार को। और मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार की विरासत क्या है? घोटाले पर घोटाला। सिर्फ घोटालों की सरकार थी वो। जितने घोटाले उस 10 साल में उस सरकार के दौरान हुए, पूरे आज़ादी के बाद से किसी भी कालखंड में या सभी कालखंडों को मिला ले तो शायद नहीं हुए। कितनी बड़ी हानि हुई अर्थव्यवस्था की, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। हालांकि मनमोहन सिंह को दुनिया का बड़ा इकोनॉमिस्ट बताया जाता है। उनके समय में इन्फ्लेशन क्या था? उससे पहले इंदिरा गांधी के समय जब वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे तब क्या था? 30% इन्फ्लेशन का रेट उन्हीं के ज़माने में, जब वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तब पहुंचा था। और उनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री रहते हुए उनकी लेगेसी क्या है? वित्त मंत्री रहते हुए सांसदों की खरीद करके सरकार बचाई गई, और प्रधानमंत्री रहते हुए भी सांसदों की खरीद फरोख्त से सरकार बचाई गई। तो ये समय होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी लीगेसी का, अपनी विरासत का निर्माण करना चाहेंगे। तो उनकी विरासत की शुरुआत कहाँ से होगी? उनकी विरासत की शुरुआत होगी अपनी हेरिटेज को, अपनी विरासत को रिक्लेम करने की, विरासत की पुनर्स्थापना की। और उन्होंने इस दिशा में कई काम पहले शुरू कर दिए। विभाजन विभीषिका दिवस हो, या फिर महापुरुषों को, या इस समाज के और सनातन के महापुरुषों को फिर से उनकी प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने का मामला हो। तो राजनीति की बात कर रहा था मैं। तो इस साल में 2025 में 2 चुनाव होने हैं 2 राज्यों में, एक दिल्ली में, एक बिहार में। दोनों राज्यों में राष्ट्रीय दलों की कोई विशेष भूमिका नहीं है। बीजेपी के बिहार में जो भी भूमिका है वो नीतीश कुमार के साथ है, नीतीश कुमार के बिना नहीं है। मेरा मानना है कि 2025 में पहले दिल्ली में चुनाव हो, तो दिल्ली की बात कर ले। दिल्ली में बीजेपी का विस्तार होना तय है, और ये जो नई पार्टी बनी 12 साल पहले, 13 साल पहले, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की, उसके अवसान का समय शुरू हो रहा है। इसी चुनाव में वो सत्ता से बाहर हो जाएगी या नहीं, ये कहना आज की तारीख में मुश्किल है। लेकिन इतना बहुत ही विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी लगातार नीचे जा रही है। वो कब बॉटम पर पहुंच जाएगी इसकी भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता, लेकिन उसके उठने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। चुनाव तक कितना गिर जाएगी, सवाल इसका है। तो इस दृष्टि से देखें तो दिल्ली की राजनीति में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। आएगा कि नहीं पता नहीं। बिहार, जहां की राजनीति पिछले 34-35 साल से
क्षेत्रीय दलों के शिकंजे में कसी हुई है। क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी जो एक राष्ट्रीय दल है उस रूप में उभर कर आएगी? उसकी अग्रणी भूमिका होगी, क्योंकि आरजेडी जो 2020 के विधानसभा चुनाव में लग रहा था कि आगे बढ़ रही है, वो लोकसभा चुनाव आते आते गिर चुकी है और लगातार नीचे ही जा रही है। तो अब तय होना है कि भाजपा और जेडीयू के संबंध क्या होंगे, यानी भाजपा और नीतीश कुमार के संबंध क्या होंगे। ये तय करेगा बिहार की भविष्य की राजनीति किस दिशा में और किस तरफ और कैसे चलेगी। और मेरा मानना है कि इस चुनाव से ये इसका फैसला हो जाएगा, क्योंकि जेडीयू की राजनीति बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाली है, नहीं नीतीश कुमार बहुत लंबे समय तक राजनीतिक रूप से सक्रिय रहने वाले हैं। इसलिए बिहार की राजनीति में कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प के रूप में उभर रही है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है नेतृत्व की। बिहार में उसके पास कोई नेता नहीं है। ये कमजोरी उस पर कितना भारी पड़ेगी ये 2025 का विधानसभा चुनाव बताएगा। लेकिन मेरा मानना है कि 2026 में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, खास तौर से 3 बड़े राज्यों की बात करूंगा, एक तमिलनाडु, दूसरा केरल और तीसरा पश्चिम बंगाल। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले सही मायने में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित कर देंगे। तीनों राज्यों में भाजपा का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में इसको झटका जरूर लगा है लोकसभा चुनाव में, लेकिन जिस हालत में तृणमूल कांग्रेस है और ममता बनर्जी की 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो जाएगी 2026 में, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी वहां एकमात्र विकल्प है टीएमसी की। और ये सरकार और नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल, उसमें जिस तरह का काम हो रहा है और जिस तरह से काम हो रहा है, उससे भाजपा का बढ़ना तय लग रहा है। कितना बढ़ेगी सवाल इसका है। तो क्या पश्चिम बंगाल जो उड़ीसा में हुआ उसी दिशा में जाएगा, उड़ीसा के रास्ते पर चलेगा? तो इसका निर्धारण, मुझे लगता है इसका फैसला बिहार के चुनाव नतीजे से होगा। बिहार का असर वैसे सीधा कोई संबंध नहीं है, भले ही आस पड़ोस के राज्य हैं, लेकिन बिहार के नतीजे का असर पश्चिम बंगाल पर भी पड़ेगा। केरल एक ऐसा राज्य है जहां सीपीएम यानी लेफ्ट फ्रंट की जो सरकार है वो रिकॉर्ड बना सकती है, तीसरी बार सत्ता में आ सकती है। वहां विकल्प के रूप में एकमात्र यूडीएफ है जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला है, लेकिन वहां स्थिति ऐसी यूडीएफ की है और कांग्रेस पार्टी की कि वो सत्ता में आने की स्थिति में होंगे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, कम से कम आज की तारीख में। हालांकि 2026 में अभी समय है, वहां कोई परिवर्तन होगा। इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद कांग्रेस पार्टी वहां एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो कांग्रेस पार्टी की एक विशेषता है कि जीतती हुई बाजी को हार जाने की है। हरियाणा सबसे ताज़ा उदाहरण है, जिसके बारे में सब लोग मानकर चल रहे थे कि कांग्रेस तो आ ही रही है। केरल के मामले में तो ये भी कोई मानकर नहीं चल रहा है कि कांग्रेस आ ही रही है। पश्चिम बंगाल में उसका कोई जनाधार नहीं है। तमिलनाडु में वो डीएमके के भरोसे है, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में मेरा मानना है कि अगले 5 सालों की राजनीति को अगर देखें तो सबसे बड़ा परिवर्तन अगर किसी एक राज्य की राजनीति में आने की संभावना नजर आ रही है तो वो है तमिलनाडु की राजनीति। इसके बारे में पहले भी काफ़ी चर्चा कर चुका हूँ कि किस तरह से चतुष्कोणीय संघर्ष होने की संभावना नज़र आ रही है, उसमें किस पार्टी की स्थिति क्या है, इस सब पर डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए आज उसकी बात नहीं करूँगा। लेकिन तमिलनाडु इस देश की राजनीति को बदलने का बहुत बड़ा संकेतक बनेगा ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा वक्फ संशोधन विधेयक की बात को कैसे भूल सकते हैं, वो भी इसी साल तय होना है। और मुझे लगता है बजट सत्र में जो जेपीसी बनी है इस पर उसकी रिपोर्ट आनी है और ये कानून बनना ही है। दूसरा बहुत बड़ा फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का, वो भी इसी साल आना है, और वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर। उस पर केंद्र सरकार का एफिडेविट अभी आने वाला है, जनवरी में आ जाएगा ऐसी उम्मीद है। लेकिन इसी साल फैसला होना है, क्योंकि इसी साल
जो मुख्य न्यायाधीश है इस समय, उनका रिटायरमेंट भी है और वो स्पेशल बेंच जो बनी है उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, तो जाहिर है कि उनके कार्यकाल में ही फैसला आना है। वो एक डिफाइनिंग मोमेंट होगा भारत की राजनीति में, भारत की संस्कृति की पुनर्स्थापना में। अपनी खोई हुई विरासत जिसको छिपा दिया गया, दबा दिया गया, कुचल दिया गया, उसको फिर से पाने की दिशा में। तो 2025 का साल बहुत कुछ बदलने वाला है, दुनिया में भी और देश में भी। तो 2025 का साल मुझे लगता है कि अब इसकी तुलना पीछे किस साल से करें ये कहना मुश्किल है, लेकिन अच्छे और बुरे, अच्छा देश के लिए और बुरा उन लोगों के लिए, उन ताकतों के लिए जो इस देश का भला नहीं चाहती हैं। और उसकी शुरुआत मेरा मानना है कि 20 जनवरी से हो जाएगी। देश विरोधी ताकतों की जो संजीवनी शक्ति थी वो शक्ति खत्म होने जा रही है 20 जनवरी को। उसके बाद वो शक्तिहीन होंगे, लेकिन वो अपने तौर तरीकों से बाज आ जाएंगे, अपने तरीके बदल देंगे, इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन उनको हराना, फिर उन पर विजय हासिल करना आसान हो जाएगा 20 जनवरी के बाद। तो ये साल बहुत बड़े निर्णायक कदमों का साल होगा। ये साल तय करेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक विरासत क्या होगी, देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए वो क्या छोड़ कर जाएंगे। ऐसा नहीं कि उनका आखिरी कार्यकाल है। मेरा मानना है कि 2029 का चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में होगा और उनके पास अपनी लेगेसी बनाने का और समय होगा, लेकिन इसकी शुरुआत 2025 से हो जाएगी। तो 2025 पर ध्यान होना चाहिए हम सबका कि देश में, समाज में, खास तौर से समाज में सनातन संस्कृति को लेकर, सनातन समाज को लेकर कितने बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। ये सारे परिवर्तनों की शुरुआत इसी साल होने जा रही है। वैसे तो कई जगह हो चुकी है, संभल उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उससे पहले हमने राम मंदिर बनते हुए देख ही लिया अपने जीवन काल में, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनते हुए देख लिया, महाकाल का कॉरिडोर बनते हुए देख लिया, ज्ञानवापी और मथुरा, उन पर भी अगर इसी साल फैसला आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और जाहिर है कि वो हिंदुओं के पक्ष में ही आएगा, क्योंकि तथ्य, प्रमाण, तर्क सब कुछ हिंदुओं के पक्ष में है। तो 2025 का साल इस देश के लिए एक बड़ा निर्णायक साल होने वाला है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।